Okay, guys, so welcome back to AS Business 9609 classes. हमारे पास जो लास्ट क्लास थी इन दैट क्लास वी स्पेसिफिकली डिस्कस कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट दैट माइट इनकर व्हेन द बिजनेस इज ऑपरेशनल और सिंपली हमने डिस्कस की थी द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट इन विच वी आर डन विद द कॉस्ट बाय नेचर एंड कॉस्ट बाय ट्रेसिबिलिटी जिसके अंदर वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट variable cost, direct cost, indirect cost, and the concept of the responsibility center, cost center, profit center. और फिर देन वी डिस्कस कि वाई एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, क्यों बिजनेस के पास एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। और इसके अलावा फिर हमारे पास डिफरेंट फर्दर चीज़ें थी जैसे सेमी वेरिएबल कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। अब हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अ कॉन्सेप्ट दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। और वो जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमारे पास डिटेल्ड है। तो आज हम इसे स्टार्ट करेंगे, पार्शियल कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे और उसके बाद उसे कंटिन्यू करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास द नेम ऑफ द टॉपिक इज ब्रेक इवन एंड इट्स एनालिसिस। ये हमारे पास टॉपिक है। सो टॉपिक का जो नाम है हमारे पास दैट इज नोन एज ब्रेक इवन एंड इट्स एनालिसिस। तो सबसे पहली चीज तो ये कि वी नीड टू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन के ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट है क्या। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ब्रेक इवन के ब्रेक इवन है क्या, हमारे पास कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं जरा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन। हमारे पास ब्रेक इवन बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जब भी मैं रेगुलरली स्टूडेंट्स से पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन, तो स्टूडेंट्स कम अप विद द थिंग कि सर ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे बिजनेस को ना लॉस हो रहा होता है ना बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा होता है। I do agree with this thing. Okay, break even is a point of the business activity where the business is not making a loss nor a business is making a profit. It's a certain point of activity कि no profit no loss पे business operate कर रहा होता है। लेकिन आज इसको हम थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास द सिचुएशन ऑफ द बिजनेस इज कि बिजनेस हमारे पास एक स्टार्टअप है। बिजनेस क्या है, एक स्टार्टअप है। और जब स्टार्टअप है हमारे पास तो यहाँ पे जो बिजनेस है और जो एंटरप्रेन्योर है या जो मैनेजमेंट है, दे आर कंसिडरिंग ब्रेक इवन एज अ टारगेट। कि लेट सपोज मैं अगर एक पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर स्टार्ट करता हूँ और एफ आई स्टार्ट अ पर्टिकुलर स्कूल और अ कॉलेज, तो अगर एक मेरा बिजनेस नया है तो मुझे यहाँ पे एक पर्टिकुलर टारगेट चाहिए कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सर्वाइवल, कि मैं किस पॉइंट पे जाके सरवाइव कर सकता हूँ। और सर्वाइवल के लिए आई नीड टू मेक श्योर कि मेरी जो कॉस्ट है वो कवर होनी चाहिए। If a business is failing to meet its cost and the business is failing to pay out its expenses, so it means that the business cannot survive. सर्वाइवल पॉइंट क्या होता है कि बिजनेस का इतना रेवेन्यू हो जाए कि बिजनेस की कॉस्ट कवर हो जाए। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ अ कोचिंग सेंटर और अ स्कूल और अ कॉलेज, तो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन बिकॉज एज अ टारगेट, एज अ पर्टिकुलर सेंस ऑफ टारगेट कि मुझे इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इतने नंबर ऑफ एडमिशन्स रिक्वायर्ड हैं तब जाके मेरी कॉस्ट कवर होगी। अगर मेरे पास इतने नंबर ऑफ एडमिशन्स नहीं होते और मेरे पास इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होंगे, सो आई कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज मेरी जो कॉस्ट है और मेरे जो एक्सपेंसेस है वो कवर नहीं हो सकेंगे। तो स्टार्टअप बिजनेस के लिए ये जो ब्रेक इवन है इट्स अ टारगेट। और टारगेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे उन्हें पता चल जाता है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सर्वाइवल। तो स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये। और इसी तरीके से हमारे पास ब्रेक इवन इज ऑल्सो कैलकुलेटेड बाय established business. अब let's suppose for example I started a coaching center in the year 2025, 5 years down the lane, 2029 के अंदर, 2030 के अंदर आई एम ऑल्सो कैलकुलेटिंग द ब्रेक इवन। सर देर इज नो नीड टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन। नहीं भाई, अभी भी ज़रूरत है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अभी भी मुझे ब्रेक इवन कैलकुलेट करना पड़ेगा। वाई डू आई नीड टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन आफ्टर द पॉइंट ऑफ सर्वाइवल, कि भाई सर्वाइव कर चुका हूँ, सब कुछ है, अब मुझे ब्रेक इवन क्यों कैलकुलेट करना है। मुझे अब ब्रेक इवन इसके लिए कैलकुलेट करना होगा कि लेट सपोज मैंने कैलकुलेट किया था ब्रेक इवन व्हेन आई वाज स्टार्टिंग, तो मेरा था कि यार मुझे 200 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर ईयर रिक्वायर्ड हैं। मंथली बेसिस पे मुझे 200 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एडमिशन्स रिक्वायर्ड हैं सो दैट आई कैन सर्वाइव।
अब मैं यहाँ पे 5 years डाउन द लेन मेरे पास 700, 800, 1000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. आफ्टर द 5 years नाउ द बिजनेस इज द बिजनेस हैज सर्वाइव्ड. तो अब मैं यहाँ पे ब्रेक इवन इसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि किस हद तक नंबर ऑफ एडमिशन्स ड्रॉप हो जाएंगे, या कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर कम भी हो जाते हैं तो मैं सरवाइव कर सकता हूँ और मुझे लॉस नहीं होगा. सो व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी? टिल हाउ मच लेवल द सेल्स कैन फॉल, टिल हाउ मच लेवल द स्टूडेंट्स कैन बी रिड्यूस्ड, ताकि मेरा पॉइंट ऑफ सर्वाइवल रहेगा और मेरा बिजनेस कॉस्ट को कवर करने में और मुझे लॉस नहीं होगा. तो एस्टैब्लिश बिजनेस अपने ब्रेक इवन को इसके लिए कैलकुलेट करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी. कितने नंबर ऑफ सेल्स या कितने अमाउंट की सेल्स ड्रॉप भी हो जाएंगी तो बिजनेस को लॉस नहीं होगा. तो दिस इज द रिवर्स साइकोलॉजी ऑफ द एस्टैब्लिश बिजनेस टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन. स्टार्टअप इसके लिए कैलकुलेट कर रहा है ताकि उसे पता चल सके कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सर्वाइवल, कि उसे कितना टारगेट मीट करना है और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और कितने नंबर ऑफ एडमिशन्स या कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स रिक्वायर्ड होंगे, तब जाके उसकी कॉस्ट कवर होगी. स्टैब्लिश बिजनेस ऑपोजिट केस में कि कितने नंबर ऑफ सेल्स कम भी हो जाएंगे तो भी इसको लॉस नहीं होगा. व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, व्हाट इज द सेफ्टी एरिया? So this is known as the concept of the break even that is calculated by the startups and by the established business. अब सर हमारे पास यहाँ पे जो टर्म है, the term that you need to understand is break even. अब सर ब्रेक इवन का मतलब क्या है? देखो हमारे पास यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ब्रेक इवन, उसका मतलब क्या है? इवन का मतलब होता है यूजुअली टू. इवन रेफर्स टू द टू थिंग्स. इवन हमारे पास, तो बिजनेस के अंदर भी अगर देखा जाए तो दो लाइंस होती हैं. एक होती है हमारे पास लाइन ऑफ लॉस और दूसरी आपके पास होती है दैट इज नोन एज लाइन ऑफ प्रॉफिट. तो ब्रेक इवन का मतलब क्या हुआ कि ना मैं लाइन ऑफ लॉस को ब्रेक कर रहा हूं ना मैं लाइन ऑफ प्रॉफिट को ब्रेक कर रहा हूं. ब्रेक इवन, whether I'm not breaking the line of loss nor I'm breaking the line of profit, मैं एक ऐसे पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा हूं दैट इज नोन एज टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट. मतलब जितना अमाउंट ऑफ रेवेन्यू मैं जनरेट कर रहा हूं उसी के अगेंस्ट उतनी अमाउंट की क्या फेस कर रहा हूं? कॉस्ट फेस कर रहा हूं. मतलब ना मुझे लॉस हो रहा है ना मुझे प्रॉफिट हो रहा है, जितने पैसे कमा रहा हूं उसके अगेंस्ट उतनी ही कॉस्ट और एक्सपेंसेस को मीट कर रहा हूं. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन. तो अब एग्जामिनर अगर फॉर एग्जाम्पल मुझसे यहाँ पे ब्रेक इवन की डेफिनेशन पूछ लेता है, लेट सपोज पेपर 1 सेक्शन ए में वेर द एग्जामिनर असेसेस द नॉलेज और 2 मार्क्स के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं डिफाइन करने के लिए. तो अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है डिफाइन द टर्म ब्रेक even for 2 marks. So how I'm going to define it? कि break even is a point where the total amount of revenue covers the total cost, or it is a point of activity where the business is not making a loss nor a profit. तो आपके पास ये पूरा कॉन्सेप्ट आ गया कि ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट ये है कि ब्रेक इवन इज अ पर्टिकुलर पॉइंट where the total amount of revenue covers the total cost, or it is a point of activity where the business is not making a loss nor a profit. अब ये हमारा जो कोर कॉन्सेप्ट था, द बेसिक फाउंडेशन ऑफ द टर्म ब्रेक इवन और द चैप्टर ऑफ ब्रेक इवन, वो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होती है. कॉन्सेप्ट क्लियर होता है हमारे पास कि ब्रेक इवन क्या है. अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम आगे देखें कि ब्रेक इवन की एक तो असेसमेंट ये हो सकती है कि द एग्जामिनर कैन आस्क फॉर द कॉन्सेप्ट फॉर द 2 मार्क्स इन विच यू हैव टू डिफाइन द टर्म ब्रेक इवन. सो दिस इज द कंप्लीट साउंड डेफिनेशन यू हैव. इसके बाद आपके पास यहाँ पे ब्रेक इवन के रिलेटेड आपके पास कैलकुलेशन है.
बल्कि कैलकुलेशन भी नहीं है आपके पास। कॉन्सेप्ट ये है कि एग्जामिनर यहाँ पे आपके पास जो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन है उसको यहाँ पे असेस कर सकते हैं दो तरीकों से। एक तो आपके पास है दैट इज नोन एज द न्यूमेरिकल मैथड। अब न्यूमेरिकल मैथड का मतलब क्या है कि यहाँ पे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है डिफरेंट कैलकुलेशन। आपसे कैलकुलेशन कहाँ पर आएगी? पेपर 2 के अंदर, जहाँ पे एग्जामिनर इज गोइंग टू प्रोवाइड यू अ शॉर्ट केस स्टडी सो कॉल्ड डेटा रिस्पॉन्स। वहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है और आपको कैलकुलेशन ऑफ द ब्रेक इवन आ सकती है, जो हम आगे के देखेंगे अभी। तो एक तो एरिया ऑफ असेसमेंट ये हो सकता है ब्रेक इवन का। दूसरा आपके पास जो ब्रेक इवन का असेसमेंट एरिया है दैट इज नोन एज द ग्राफिकल मैथड। और ग्राफिकल मैथड का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास आ जाएगी डायग्राम। क्या सर हमें डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए आ सकती है? नो। लेकिन आपके पास डायग्राम के रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जामिनर वहाँ पे आपको डायग्राम प्रोवाइड कर दे एंड थ्रू डायग्राम यू हैव टू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट एंड ऑल। तो हम जब वो देखेंगे तो आपको और ज़्यादा फर्दर क्लैरिटी होगी। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन नहीं पूछता, एग्जामिनर ये वाला ग्राफिकल मैथड भी आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो आज का टारगेट ये है कि वी आर गोइंग टू कंप्लीट द न्यूमेरिकल मेथड, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू लुक एट ऑल द फॉर्मूलाज एंड द पॉसिबल कैलकुलेशंस दैट कैन बी असिस्ड बाय द एग्जामिनर इन पेपर 2। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास कि ब्रेक इवन के रिलेटेड क्या हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड्स हैं और ब्रेक इवन की क्या क्या पॉसिबल कैलकुलेशंस हैं जो कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। सबसे पहली चीज जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ द ब्रेक इवन आउटपुट, break even units, और यू कैन से ब्रेक इवन पॉइंट। तीनों चीजों का मतलब सेम है, आउटपुट, यूनिट्स, पॉइंट। आउटपुट, यूनिट्स, पॉइंट, तीनों का मतलब सेम है। अब से इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दैट द एग्जामिनर इज आस्किंग कि हाउ मच नंबर ऑफ यूनिट्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मच नंबर ऑफ हेड्स आर रिक्वायर्ड, how many number of customers are required, how many number of students are required to cover the total cost। मतलब अगर एक पर्टिकुलर होटल है तो उसे कितने नंबर ऑफ गेस्ट रिक्वायर्ड होंगे पर वीक, पर मंथ, पर ईयर, तब जाके उसकी कॉस्ट कवर हो जाएगी। एक फैक्ट्री है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस होके सेल होने चाहिए तब जाके उसकी कॉस्ट कवर हो जाएगी। एक पर्टिकुलर स्कूल और कॉलेज है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एडमिशन्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द कॉस्ट। तो ब्रेक इवन आउटपुट का कॉन्सेप्ट ये। आउटपुट का मतलब है इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी दैट दीज नंबर ऑफ यूनिट्स और द क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड बाय अ बिजनेस टू सेल और टू जनरेट टू कवर द टोटल कॉस्ट। ये हमारे पास है। तब से ब्रेक इवन यूनिट्स का आउटपुट का फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला आपके पास है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये आपके पास फॉर्मूला है कि टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन आउटपुट। अब सर ये फॉर्मूला है, अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। You can break down the formula, you can understand the derivation and the deriving thing ना कि किस तरीके से फॉर्मूला डिराइव हो रहा है। दूसरा तरीका तो ये है कि यू कैन मेमोराइज और आप रट्टा मार सकते हैं कि हाँ ये दिस इज हाउ इट इज़ डन और ये कैलकुलेशन हमारे पास होती है। तो आपके पास मैं यहाँ पे पूरा ब्रेक डाउन करके आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से फॉर्मूला ये यूज़ हो रहा है एंड व्हाट इज़ द पर्टिकुलर डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला, हाउ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज डिराइव्ड। और अगर नहीं आता समझता तो आपके पास फॉर्मूला तो है, आप इसे रट्टा मार सकते हैं। तो आज हम जरा पहले तो समझते हैं कि सर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट का कॉन्सेप्ट क्या है। व्हाट इज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला है हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट कह लें, डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट कह लें, डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट,
सबका मतलब आपके पास क्या है यहाँ पे, सेम। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, समझते हैं। लेट्स सपोज पर्टिकुलर मेरे पास ये एक टॉय कार है, ठीक है, ठीक है, मॉडल कार है, ठीक है, कुछ भी है। अब मैं इसको प्रोड्यूस करता हूँ तो इसके ऊपर मटेरियल अप्लाइड है, यस सर, मटेरियल अप्लाइड है। इसको बनाने के लिए मैं लेबर को वेजेस पे करता हूँ, ठीक है, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है। अब मैं ये अगर प्रोड्यूस करूंगा तो ये कॉस्ट इसके ऊपर डायरेक्टली अप्लाइड होगी और इनकर होगी। अब मैं जितनी प्रोडक्शन करूंगा उतनी कॉस्ट इनकर होगी, येस और नो, क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने इसी के ऊपर बात की थी और हमारा टॉपिक था कॉस्ट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो हमने समझ लिया था कि वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर होती है व्हेन एवर यू आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड दैट कॉस्ट इज डायरेक्टली अप्लाइड एंड एसोसिएटेड टू द प्रोडक्शन। अब अगर मैंने एक यूनिट बनाया तो एक यूनिट की कॉस्ट, दूसरा यूनिट बनाया उसकी कॉस्ट। अब लेट्स सपोज द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर कार इज फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज। 1000 रुपए की मैं ये बेचता हूँ, दिस इज द सेलिंग प्राइस दैट आई चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। और इसको मैं जब बनाता हूँ तो इसकी जो कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, दैट इज 500। अब एक गाड़ी बनाई, बेची, कॉस्ट कवर हो गई, क्योंकि 500 डायरेक्टली अप्लाइड थी, इंक्लूडेड थी सेलिंग प्राइस में, बेची, कवर हो गई। सेकंड कार मैंने प्रोड्यूस करी, कॉस्ट इनकर भी, सेलिंग प्राइस के अंदर इंक्लूडेड है, बेची, कवर हो गई। The same cases with the third unit, the same cases with the 10th unit, the same cases with the 100th unit। जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स में प्रोड्यूस करूंगा उसकी जो डायरेक्ट कॉस्ट इनकर होगी वो डायरेक्टली इसके साथ क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी इन द सेलिंग प्राइस। अब कौन सी कॉस्ट कवर नहीं हो रही, ये वाली कॉस्ट, कौन सी, फिक्स कॉस्ट, क्योंकि डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं है और डायरेक्टली अप्लाइड नहीं है। जो ओवरहेड्स होते हैं और फिक्स कॉस्ट होती है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है। तो कंट्रीब्यूशन का जो मतलब है हमारे पास, कि ये जो वर्ड कंट्रीब्यूशन है इसको अगर मैं ट्रांसलेट करूं या फर्दर ब्रेक डाउन करूं तो कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर क्या करना, पार्टिसिपेट करना। पार्टिसिपेट करना या किसी चीज के अंदर कंट्रीब्यूट करना। जैसे फॉर एग्जांपल डोनेशंस लोग कलेक्ट करते हैं तो आप उसके अंदर पैसे देते हैं, तो यू हैव एक्चुअली, यू हैव द कंट्रीब्यूशन इन दैट थिंग, यू आर कंट्रीब्यूटिंग और यू आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट थिंग। तो अगर सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट जो डायरेक्टली अप्लाइड है वो कवर हो जाती है, तो अब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कंट्रीब्यूट कर रही होगी इन द कवरेज ऑफ फिक्स कॉस्ट। क्योंकि ब्रेक इवन तब तक नहीं होगा जब तक ये टोटल कॉस्ट कवर नहीं हो जाएगी। अब टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है, टोटल कॉस्ट का मतलब है टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट तो सेलिंग प्राइस के अंदर डायरेक्टली इंक्लूडेड है, जितने यूनिट्स बनाते जाऊंगा उसके ऊपर इंकर होगी और कवर होती जाएगी। कौन सी कॉस्ट कवर नहीं होगी, फिक्स कॉस्ट। और जब तक फिक्स कॉस्ट कवर नहीं होगी तब तक टोटल कॉस्ट कवर नहीं होगी। एंड हाउ द बिजनेस इज गोइंग टू अचीव द ब्रेक इवन। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब क्या है, हाउ मच ईच यूनिट इज कंट्रीब्यूटिंग इन द कवरेज ऑफ फिक्स कॉस्ट। तो एक पॉइंट आएगा कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो कवर हो जाएगी, तो दैट पॉइंट इज नोन एज द ब्रेक इवन। अब लेट सपोज मैं अगर इसकी कैलकुलेशन करता हूं, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज हैं कि एक बिजनेस है, उसकी टोटल फिक्स कॉस्ट है 50,000, रेंट, सैलरी, वॉट एवर द टोटल फिक्स कॉस्ट इज, वो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, 50,000। और उसका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग प्राइस है 50, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 25। तो अब यहाँ पे 50,000 डिवाइडेड बाय 25। तो अगर आंसर आ रहा है हमारे पास 2000 यूनिट्स, तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस नीड्स टू प्रोड्यूस 2000 यूनिट्स एंड द बिजनेस नीड्स टू सेल 2000 यूनिट्स, तब जाके इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 25। तो ये जो 25 है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है इन द कवरेज ऑफ फिक्स कॉस्ट। तो 2000 यूनिट्स जब कंट्रीब्यूट करेंगे तब जाके हमारी टोटल कॉस्ट कवर हो जाएगी, एंड दिस इज नोन एज द ब्रेक इवन पॉइंट, के बिजनेस नीड्स टू प्रोड्यूस 2000 यूनिट्स in order to cover the total cost of the business, and that is the total break even point। और जितनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगी
अगर लेट सपोज ये कंट्रीब्यूशन अगर 30 होता तो और जल्दी ब्रेक इवन हो जाता, 1800 यूनिट्स पे जाता। तो जितने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उतनी ज़्यादा जल्दी कॉस्ट कवर हो जाएगी और उतना ही ज़्यादा आपका जल्दी ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाएगा। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन, कि हाउ मच अमाउंट ईच यूनिट इज कंट्रीब्यूटिंग इन द कवरेज ऑफ फिक्स कॉस्ट। अब ये एक एरिया था जिसके अंदर यू हैव टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन आउटपुट, ब्रेक इवन यूनिट्स। दूसरा जो एरिया है हमारे पास, जो दूसरी पॉसिबल कैलकुलेशन है दैट द एग्जामिनर कैन असेस इट, दैट इज नोन एज ब्रेक इवन रेवेन्यू, ब्रेक इवन वैल्यू। अब सर ब्रेक इवन रेवेन्यू, ब्रेक इवन वैल्यू का मतलब क्या है? अब यहां पे एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है द अमाउंट। ब्रेक इवन आउटपुट में क्या था, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सेल करने होंगे तब जाके कॉस्ट कवर होगी। ब्रेक इवन रेवेन्यू का मतलब है हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी, how much amount of revenue, how much amount of dollars that you need to generate in order to cover the cost. That is known as break even revenue, कि पैसों में बताएं कि कितना पैसे चाहिए। मतलब a college needs to generate 10 lakh rupees per month to cover the cost. A factory needs to generate 20 lakh rupees per month in order to cover the cost. That is known as break even revenue, break even value. तो सर इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला आसान है, हमारे पास कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है इसके अंदर। सिंपल, आप क्या करें, आपने ब्रेक इवन यूनिट्स कैलकुलेट कर ली है, यस कैलकुलेट कर ली है। तो आपको पता चल गया कि इतने नंबर ऑफ यूनिट्स पे, इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पे, इतने नंबर ऑफ कस्टमर्स पे आपकी कॉस्ट कवर हो जाएगी। यस सर, पता चल गया है। तो सिंपली उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? मॉनेटरी अमाउंट में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे कि जो ब्रेक इवन यूनिट्स आपने अभी कैलकुलेट करे थे और ब्रेक इवन जो आउटपुट आपने कैलकुलेट किया था, उससे आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दें विद द सेलिंग प्राइस। तो आपके पास ब्रेक इवन रेवेन्यू आ जाएगा। सर कैसे? हमारे पास ब्रेक इवन यूनिट्स कितने थे? हमारे पास ब्रेक इवन यूनिट्स अभी हमने कैलकुलेट करे थे, वो यहाँ पे हमारे पास 2000 थे। तो ब्रेक इवन यूनिट्स आपने लिख दिए यहाँ पे 2000। सर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ये रही। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 50 माइनस 25, तो ये 50 सेलिंग प्राइस है। तो सिंपली आपने क्या करा, 2000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया विद द $50, तो आपके पास यहाँ पे 1 लाख। तो दिस इज नोन एज ब्रेक इवन रेवेन्यू, ब्रेक इवन वैल्यू, कि द बिजनेस नीड्स टू जनरेट 1 लाख पर मंथ, पर वीक, वॉट एवर द कंडीशन इज, कि उसको इतने पैसे कमाने होंगे तब जाके उसकी कॉस्ट कवर होगी। तो $1 lakh is the amount of revenue that the business needs to generate in terms of money to cover the total cost. तो ये सेकंड हमारे पास कैलकुलेशन थी। अब हमारे पास वी हैव द थर्ड वन जो कि हमें कैलकुलेट करना है। थर्ड आपके पास है द पॉसिबल कैलकुलेशन इज ऑफ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब सर व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, इनिशियली वी स्टार्टेड अ कोचिंग सेंटर एंड वी नीड टू हैव 200 नंबर ऑफ एडमिशंस और 200 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर मंथ टू कवर द कॉस्ट। फिर हमने डिस्कस किया था 5 years डाउन द लेन, अब हमारे पास 750 800 स्टूडेंट्स हैं। तो अब हम अबव देन द ब्रेक इवन लेवल ऑपरेट कर रहे हैं ना। ब्रेक इवन तो 200 यूनिट्स पे हो गया था, 200 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे हो गया था, अब हमारे पास 800 900 स्टूडेंट्स हैं, तो अबव देन द ब्रेक इवन लेवल है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी शोज द नंबर ऑफ यूनिट्स above than the break even units or over produced। तो आप इसको सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कैलकुलेट आप सिंपली कैसे करेंगे? सिंपली जो टोटल सेल्स हैं उसमें से आप लेस कर दें ब्रेक इवन यूनिट्स।
अब लेट सपोज टोटल सेल्स हैं 800 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ब्रेक इवन हो रहा है आपके पास 200 स्टूडेंट्स पे। तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 600 स्टूडेंट्स का। और अगर आप लॉजिकली देखें तो यहाँ पे चीज समझ में आ रही है कि 600 स्टूडेंट्स तक आपकी सेल्स ड्रॉप हो सकती है। इट्स अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी कि इतने नंबर ऑफ अगर स्टूडेंट्स कम भी हो गए या इतने नंबर ऑफ कस्टमर्स कम भी हो गए तो भी आपका ब्रेक इवन लेवल अचीव हो जाएगा और इसके बाद लॉस होगा। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अगर लेट सपोज यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा 100 होता कि ब्रेक इवन हो रहा है 200 स्टूडेंट्स पे एंड वी हैव 300 स्टूडेंट्स, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है कि हल्की सी सेल्स ड्रॉप होंगे, नंबर ऑफ एडमिशन्स कम होंगे, तो अब नाउ द सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल। तो यू मस्ट हैव हायर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कि जितना ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा उतना बिजनेस सिक्योर होगा, उतना बिजनेस इन्वेस्टर्स जो होंगे कॉन्फिडेंट होंगे, उतनी ही आपकी मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट होगी, उतना ही बिजनेस जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। सो बिजनेस नीड्स टू हैव हायर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इज इट क्लियर? मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्लियर होता है? एवरीवन? परफेक्ट। नाउ further heading towards the calculation of the total profit। अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल प्रॉफिट। तो सर टोटल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? सिंपल फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट का, दैट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। मतलब जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स आपने सेल करे हैं उससे जो आपने रेवेन्यू जनरेट करा है उससे आप अपनी टोटल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। ये आपका सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है? तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द टोटल प्रॉफिट। ओके? इज इट क्लियर? नाउ द फिफ्थ कैलकुलेशन दैट वी वांट टू डिस्कस इज द लास्ट कैलकुलेशन जो आपके पास पॉसिबल है वो क्या है? टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स। अब ये एक पॉसिबल कैलकुलेशन है जो पास पेपर में पुराने टाइम के अंदर देखी गई है हमारे पास। अब ये कैलकुलेशन क्या है हमारे पास? बेसिकली टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स? टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स का हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारे पास ये है कि ये कैलकुलेशन आपको ये बता रही होती है, ये आपसे पूछा जा रहा होता है कि दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट द बिजनेस इज जनरेटिंग। अब आप यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दें कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स पे ये प्रॉफिट होगा। द प्रॉफिट इज गिवन 10,000, 20,000, 50,000, 2 lakh, दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट द बिजनेस इज जनरेटिंग। यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स कि ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये कितने नंबर ऑफ यूनिट्स पे हो रहा है। ये टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स की कैलकुलेशन है कि ये जो टारगेट प्रॉफिट है कितने नंबर ऑफ यूनिट्स पे आपके पास होगा। तो अगर देखा जाए हमारे पास तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो ये है हमारे पास टारगेट प्रॉफिट की, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये फॉर्मूला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब यहाँ पे सर क्या ये टारगेट प्रॉफिट जो आपने मेंशन किया है क्या ये एग्जामिनर आपको प्रोवाइड करेगा? यस, द एग्जामिनर इज गोइंग टू मेंशन कि दिस इज द टारगेट प्रॉफिट दैट द बिजनेस इज जनरेटिंग। ये टारगेट प्रॉफिट है। आप यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दें कि ये जो टारगेट प्रॉफिट है ये कितने नंबर ऑफ यूनिट्स पे होगा। सिंपल। तो अब लेट सपोज हम कुछ वैल्यूज ऐसे एस्टिमेट कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 50,000
हम जो अभी तक कैलकुलेशन करते हुए आ रहे थे। और बिजनेस का जो टारगेट प्रॉफिट है दैट इज 10,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 50 माइनस 25। तो यहां पे अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं, 50,000 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 25, तो 2,400 यूनिट्स पे बिजनेस को $10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल। तो अब ब्रेक इवन कितने पे हो रहा था? 2,000 पे हो रहा था। तो 2,400 यूनिट्स पे 2,000 पे ब्रेक इवन था, तो 2,400 यूनिट्स पे बिजनेस को जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे 10,000 का होगा। सो दिस इज द केस कि ये $10,000 प्रॉफिट के लिए बिजनेस नीड्स टू प्रोड्यूस एंड सेल 2,400 यूनिट्स। तो जाके यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है कि बिजनेस नीड्स टू सेल 2,400 यूनिट्स इन ऑर्डर टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 10,000। इज इट क्लियर? ओके गाइस, दोबारा से इसका एक रिकैप ले लेते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू रीइंफोर्स इट। ब्रेक इवन क्या है हमारे पास? ब्रेक इवन इज अ कॉन्सेप्ट, इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ टारगेट टू द स्टार्टअप्स एंड टू द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेसेस कि कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट हमें सेल करने पड़ेंगे तब जाके हमारी कॉस्ट कवर होगी, और हाउ मच अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट द बिजनेस नीड्स टू जनरेट इन ऑर्डर टू सर्वाइव, इन ऑर्डर टू कवर द कॉस्ट। स्टार्टअप्स इसके लिए कैलकुलेट करते हैं बिकॉज इट गिव्स देम अ सेंस ऑफ टारगेट एंड दे गॉट टू नो द सर्वाइवल पॉइंट कि कितने अमाउंट ऑफ रेवेन्यू और कस्टमर्स रिक्वायर्ड होंगे तब जाके कॉस्ट कवर होगी। और स्टैब्लिश बिजनेस इसके लिए कैलकुलेट करते हैं सो दैट दे वुड नो द मार्जिन ऑफ सेफ्टी कि कितनी सेल्स ड्रॉप हो सकती हैं, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स ड्रॉप हो सकते हैं, और कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी है जब तक हमारे लॉस नहीं होता। अब ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट क्या है कि इट इज़ अ पॉइंट ऑफ एक्टिविटी वेयर द बिजनेस revenue covers the total cost or the business is not making a profit nor a loss. Then we have the two things, one is numerical method and the other one is graphical method. तो आज का जो टारगेट था numerical method का, जिसके अंदर we actually look at the different calculations of the break even, जिसमें सबसे पहले break even output units और the point, जिसके अंदर आप आइडेंटिफाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि how much number of units, प्रोडक्ट्स, कस्टमर हेड्स, यूनिट्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द कॉस्ट, कि बिजनेस को कितने नंबर ऑफ सेल्स करनी पड़ेंगी, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स रिक्वायर्ड होंगे तब जाके उसकी कॉस्ट कवर होगी। द फॉर्मूला इज total fixed cost upon contribution per unit. What is contribution per unit? Contribution per unit का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है उसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूडेड होती है। जो वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है, दैट इज डायरेक्टली अप्लाइड ऑन द प्रोडक्ट, वो सेलिंग प्राइस के साथ कवर होती रहती है। लेकिन एक कॉस्ट, जब कौन सी फिक्स कॉस्ट है जो कवर नहीं होती, तो जब तक ब्रेक इवन नहीं हो सकता जब तक टोटल कॉस्ट, दैट मीन्स फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों कवर ना हो जाए। सो इसकी वजह से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का कॉन्सेप्ट ये है कि जितना ज़्यादा हमारे पास कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब जितनी वेरिएबल कॉस्ट कम होगी और जितना कंट्रीब्यूशन हाई होगा, उतनी जल्दी ब्रेक इवन आपके पास अचीव हो जाएगा। बिकॉज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कॉन्सेप्ट से इज कि हाउ मच अमाउंट ईच यूनिट आफ्टर पेइंग द वेरिएबल कॉस्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट इज कंट्रीब्यूटिंग इन द कवरेज ऑफ द फिक्स कॉस्ट। तो जितनी ज़्यादा हमारी कवरेज होगी उतनी जल्दी ब्रेक इवन आपका अचीव हो जाएगा। Second calculation is break in revenue. कि how much amount of revenue, how much amount of money that the business needs to generate to cover the total cost. मतलब वही जो यूनिट्स हैं उसको हमें कन्वर्ट करना है मॉनिटरी टर्म्स के अंदर, मनी वैल्यू के अंदर। तो हम क्या करें, सिंपली ब्रेक इवन यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें विद द सेलिंग प्राइस एंड वी गेट द ब्रेक इवन वैल्यू और ब्रेक इवन रेवेन्यू के दिस मच अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट द बिजनेस नीड्स टू जनरेट टू कवर द कॉस्ट। इसके बाद थर्ड आपके पास है दैट इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि how much extra units above than the break even, extra units we are producing to cover, और आप कह सकते हैं द सेफ्टी एरिया, जो कि कैलकुलेट हो रहा है टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन के। लेट सपोज 1,000 हमारे पास यूनिट्स सेल होते हैं मंथली, और 500 यूनिट्स में हमारी कॉस्ट ब्रेक इवन अचीव हो जाता है, तो 500 यूनिट्स वुड बी द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दैन द फोर्थ कैलकुलेशन इज ऑफ टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट क्या है हमारे पास? द अमाउंट दैट द बिजनेस अर्न अबव देन द ब्रेक इवन हमारे पास है। तो सिंपल फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, कि इतना अमाउंट ऑफ रेवेन्यू हम जनरेट करें और ये टोटल कॉस्ट इन नंबर ऑफ यूनिट्स पे इनकर हो रही है। सो दैट इज नोन एज अ कैलकुलेशन ऑफ द टोटल प्रॉफिट। देन द टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स इज कि एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव यू द अमाउंट ऑफ टारगेट प्रॉफिट, कि ये प्रॉफिट बिजनेस जनरेट कर रहा है या ये बिजनेस को अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट करना है, अर्न करना है। यू कैलकुलेट
how much number of units that the business needs to sell to earn this profit. Simple. टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स का ये है कि ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिजनेस जनरेट कर रहा है या करना है, आप कैलकुलेट करके बता दें कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स पे ये प्रॉफिट होगा। तो सिंपल फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड यू विल गेट द टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स। सो दिस इज द न्यूमेरिकल मेथड कि ये सारी पॉसिबल कैलकुलेशन है जो कि 3 मार्क्स के अंदर आपके पास पेपर 2 के अंदर एएस लेवल के अंदर एग्जामिनर कैन असेस इट। So we are done with this concept. Next class, we are going to start with the graphical method, and then we are going to look at the benefits, limitations, and some calculations of the break even.